हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने पीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम लोग साइंस का 16 क्वेश्चन कर चुके थे, ये हमारा 16वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो इसका मैंने आंसर आप सभी को क्या बताया था, केचुआ बताया था। क्या इसका आंसर था केचुआ। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान जाएँ कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, तो वो है हमारा केचुआ, इसका आंसर था। अब आज से 17 से स्टार्ट करेंगे और 17 से लगभग 30 हम क्वेश्चन, यानी 17 से 30 यानी लगभग आज भी 12-13 हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी का क्या है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से, तो यकृत से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। और ये बाहर कहाँ से निकल जाती है, तो बाहर वृक्क से निकलती है। ये भी यार यहाँ से वृक्क से कहाँ निकलती है, तब बाहर निकलती है, बाहर यानी वृक्क से मूत्राशय में चली जाती है और मूत्र के द्वारा हम लोग यूरिया बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका याद रखिएगा कि प्रवेश कहाँ से करते हैं, यकृत से, और बाहर वृक्क से जाती है, वृक्क से मूत्रवाहिनी में जाती है यानी मूत्राशय में। तो याद रखिएगा कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, एंट्री होता है यकृत से, और इसका आउटगोइंग कहाँ से होता है, तो वृक्क से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका है डीडीटी है। क्या है, डीडीटी। इसका आंसर क्या होगा, डीडीटी। अब ये आप इसका फुल फॉर्म लिख के मेरे को बताइएगा। एचडब्ल्यू आपका है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको लिख के बताना है, डीडीटी का फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी को माना जाता है। किसको, प्राथमिक उपभोक्ता आपका कौन है, शाकाहारी है। याद रखो उपभोक्ता किसको बोल जाता है, शाकाहारी को। और 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो देखिए भूमिगत जल का उदाहरण आपका कुआं है। क्या है, आपका कुआं जो होगा वो भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि प्राकृतिक चुनावों द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो ये आपका डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद। याद रखिएगा कि प्राकृतिक चुनावों द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो डार्विनवाद कहलाता है, आप ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे आपके क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे आपके उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण है, ऑप्शन ए एलएच, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, और ऑप्शन सी क्या है, तो एफएसएच, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्ग का जो कारण होता है वो एलएच होता है, और एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है एलएच का। जो भी आपका याद नहीं होगा, यदि आप नहीं बताएगा तो वो आपको कल के वीडियो में बता दिया जाएगा। अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है, एलएच होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लैंगरहैंस की द्वीपकाय कहाँ पाई जाती है। इसको याद रखिएगा कि लैंगरहैंस की जो द्वीपकाय हैं वो आपके अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, अग्न्याशय में, जिसे इंग्लिश में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेनक्रीज, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रीज, यानी ये कहाँ पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीपकाय, तो आपके अग्न्याशय में पाई जाती है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आपका ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन, यानी किसका होना आवश्यक है, तो ऑप्शन डी यानी आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी यानी आयोडीन का होना आवश्यक है, द लिखा हुआ है तो वहीं ऑप्शन द यानी आयोडीन का होना क्या है, आवश्यक है। किस में, तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो निशल कणिकाएं जो है वो आपका कहाँ पाई जाती है, नेफ्रॉन, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी निशल कणिकाएं है ये आपको न्यूरॉन में पाई जाती है। कहाँ पे, न्यूरॉन में पाई जाती है। निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो न्यूरॉन में पाई जाती है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg, 0.5 से 1.5 kg, 1.2 से 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो ये लगभग में आपका ये आंसर हो जाएगा सी, यानी 1.2 से 1.4 kg तक, यानी जो 1.2 kg ये औरत में होता है, और 1.3 kg प्लस होता है, 1.3 kg प्लस ये आपका जो होता है ये पुरुष में होता है। ठीक, तो इसलिए आप इसको ही ऑप्शन टिक कीजिएगा, ये आपका लगभग में सही होगा। 1.2 और 1.4 kg के अंतराल में होता है मानव मस्तिष्क का वजन। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 28 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस
द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण करना है, यानी जब निवारण किया जाता है तो जो लेंस का उपयोग हो जाता है, कौन सा लेंस का ये नहीं पूछ रहा है, लेंस का जो उपयोग होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो याद रखिएगा कि जो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। आँख में जो रेटिना होती है वहाँ पे बनता है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो वास्तविक बनता है, और वास्तविक के साथ साथ कैसा बनता है, उल्टा बनता है। याद रखिएगा रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये आपका एक और क्वेश्चन मिल गया कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु जो प्रयुक्त लेंस किया जाएगा वो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, तो रेटिना पर ही ना बनेगा, इसीलिए ना लेंस लगाया जाता है। तो जब रेटिना पर बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा। यानी ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे वास्तविक और उल्टा है, तो वास्तविक और उल्टा आपका ऑप्शन नंबर द में है, यानी वास्तविक और उल्टा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के। 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर में देखिए जो आपका उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड है और ये आपका आईएमपी क्वेश्चन होगा। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये आपका क्वेश्चन ये आईएमपी क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएँ हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर इसमें सब्जेक्टिव कैसे पूछता है आपको बता देता हूँ कि साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पश्च पीछे के देखने के, जिसे पश्च बोलते हैं, ये पश्च दृष्टि के लिए इसलिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल बड़ा दिखाई देता है। कैसा दिखाता है, तो चौड़ा दिखाई देता है, यानी चौड़ा दिखाई देता है तो ज़्यादा जगह दिखाई देती है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा, यानी साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए आपको एक डाउट हम क्लियर करा देता हूँ कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण द्वारा, वो कैसे बनता है, तो अवतल दर्पण द्वारा आपका बनता है कैसा, वास्तविक। कैसा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। एक जगह ही अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, बाकी सब जगह कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। एक जगह सिर्फ आपका सीधा और काल्पनिक बनता है, याद रखिएगा। यानी अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और वास्तविक भी। ठीक इसके विपरीत आपका अवतल लेंस इसमें, तो इसमें बाकी सब जगह क्या बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, याद रखिएगा। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, यानी काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ड जो इनमें से सभी है उसको ही आप टिक कीजिएगा। याद रखिएगा अगर पूछ दे आपको 2 नंबर में कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी सामने है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपका जूल है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के। 32 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का, यानी किसके कारण आकाश का रंग जो होता है नीला होता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी प्रकीर्णन। यानी प्रकीर्णन के कारण आपका जो आकाश का रंग होता है वो आपको नीला दिखाई पड़ता है। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए, 1 मिनट रुकिए मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा दूँ। ऑप्शन ए जो है वो आपका है 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी 25 सेंटीमीटर। यानी आपका क्वेश्चन क्या है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। अगर यहीं से आपका पूछता है यहीं पे कि अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम
दूरी कितनी है, तो अधिकतम दूरी जो होता है वो अनंत होता है। वो कितना होता है, वो अनंत होता है, यानी इसका कोई भी अंत नहीं है। तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। और आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर डेली आपको ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। साइंस का वीडियो मैंने चालू कर दिया है, और साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लगभग 400 ऑब्जेक्टिव का टारगेट लेके चले हैं कि 400 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराया जाएगा साइंस का। तो ये 33 क्वेश्चन हो गया। मैथ का आपका 500 ऑब्जेक्टिव का टारगेट है हमारा मैथ का, और 500 ऑब्जेक्टिव में से ये मैं 100% आप सभी को वादा दे चुका हूँ कि 500 ऑब्जेक्टिव जो आपका होगा उसी 500 में से आपका 50 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने वाला है। और इस 500 में से आप 100 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 100 हमने अपलोड कर दिया, और 400 आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इस चैनल पे। तो जो भी बच्चे अभी 100 ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके हमारे चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। एक वीडियो में नहीं है, 3-4 वीडियो करके अब मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप जाके उस सभी 100 ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।